हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम स्केचिंग के बारे में। आज मैंने थोड़ा सा एडवांस लेवल रखा है वीडियो का, और जिसमें हम एक इमेजिनरी जो स्केचेस रहते हैं उनके अकॉर्डिंग काम करेंगे। इमेजिनेशन का मतलब कि कोई भी करैक्टर डिज़ाइन करते हैं तो उनकी अपनी इमेजिनेशन रहती है, उसके पीछे क्या थॉट काम करता है, क्या चीज़ की स्टडी रहती है, उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। जैसे हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो आपको कोई भी एक चीज़ ड्रॉ कर लेनी है। इनके दो मेथड रहते हैं, जैसे मैंने पीछे वीडियो भी बनाई है। पहले हमने फेस ड्रॉ कर लिया, फेस का एंगल ले लिया, हल्का सा बेसिक फॉर्म ले ली। इसके अलावा हम जब भी कोई फिगर बनाते हैं, जब भी कोई स्केच बनाते हैं, तो हम दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं चीज़ों को। मतलब पहले या तो हम फेस बना लेते हैं, फेस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ बनती है, या फिर हम पूरी बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चर लेते हैं, बेसिक जो फॉर्म रहती है उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि हमें बेसिक से ये पता चल सके कि फिगर कहाँ पे कितनी बन रही है, कौन सी जगह पे क्या चीज़ बन रही है। तो इसमें मैं फर्स्ट वाला मेथड यूज़ कर रहा हूँ, जो कि पहले फेस बनाया है, उसके बाद में सारी चीज़ें हम ऐड कर लेंगे। तो फ्री हैंड स्केचिंग का ये मेथड बिल्कुल अच्छा लगता है मुझे। खुद भी मैं इसी स्टाइल में काम करता हूँ। तो किसी भी करैक्टर को बनाने से पहले उस चीज़ को गौर से देखना है कि आप क्या चीज़ ड्रॉ करने वाले हैं, और कैसी कैसी चीज़ें उसमें ऐड की गई हैं, क्या क्या करैक्टर्स में रखा गया है। जैसे इसके एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन एक जो डरावने रखे गए हैं, मतलब गुस्से वाले रखे गए हैं। तो आपको ये फीलिंग्स रखनी है किसी भी करैक्टर को बनाने से पहले, कि वो खुश है या गुस्से वाला है या शांत है, या क्या एक्सप्रेशन रहेंगे। उसी के हिसाब से उसके फीचर्स बनते हैं। यानी कि यहाँ पे कोई फिक्स नहीं रहता कि उसका नोज़ कितना बड़ा है, उसके लिप्स किस तरीके के हैं। उसका पूरा जो फेस का एक्सप्रेशन है उसके ऊपर फोकस किया गया है कि वो उसकी लुक जो है वो ख़तरनाक लगे और गुस्से वाली लगे। ठीक है, जैसे आईज़ है तो बहुत छोटी हो जाती है आईज़ गुस्से में। नोज़ हमारा ऐसे आपको लग रहा होगा कि बहुत छोटा हो गया, तो गुस्से वाले एक्सप्रेशन ऐसे रहते हैं। फेस के एक्सप्रेशन देखो, अगर हम ऊपर से स्माइली बनाएंगे तो वो फेस का जो एक्सप्रेशन है वो कुछ और लगेगा। तो गुस्से वाले जो रहते हैं, लिप्स नीचे की तरफ रहते हैं, उन्होंने नीचे की तरफ इसको बनाया गया है। तो इसके कुछ नीचे से दांत निकाले गए ऊपर को, जो कि इसकी और भी ज़्यादा खतरनाक लुक देते हैं। ठीक है, कानों को देखो तीखा रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें करैक्टराइज़ करती हैं। किसी भी करैक्टर को बनाने से पहले ये चीज़ नोट होती है कि उसको किस तरीके से डिज़ाइन किया गया होगा, उसको खतरनाक लुक क्या देनी है, यानी कि विलन लुक कैसे देनी है। अभी बाकी के जो एंगल्स रहेंगे, बाकी के जो बॉडी पोर्शन रहेंगे, उसको देख लेते हैं। जैसे ये वाली शैडोज रह गई इसकी। ठीक है, तो मैं आपको ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं बताऊंगा, हल्का सा इसको कोशिश करते हैं कि इस तरीके का डिज़ाइन लेते हैं, इसको करैक्टर को अपनी स्केचिंग में लेके आते हैं। तो जैसे बाकी की स्केचिंग भी हम करते हैं, वहाँ पे क्या रहता है, हमारे माइंड में एक सीधी सादी जो बॉडी हमारी है, नेचुरल बॉडी है, उसके ऊपर काम किया जाता है कि फेस कितना बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग हैंड्स कितने आएंगे, लेग्स कितनी बनेगी। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट हो जाती चीज़ें। यहाँ पे आपको सिर्फ बैलेंस देखना है। किसी भी करैक्टर को बनाने से पहले उसका बैलेंस देखा जाता है। जैसे ये स्टिल एक खड़े हुए लग रहे हैं, तो ये खड़ी हुई एक करैक्टर जो है वो एक बैलेंस है उसमें। ठीक है, एक रिदम है बॉडी में, तो वो चीज़ बनाई गई है। जैसे इसके हैंड बहुत बड़े हैं, लंबे हैं, लेग्स इसकी उतनी ज़्यादा लंबी नहीं रखी जैसे हम नेचुरल बॉडी में बनते हैं। तो मसल्स एक एक्स्ट्रा मसल्स दिखाए गए हैं, राइट, जो कि इसको पावरफुल बनाती हैं। तो ये चीज़ें हमारी बॉडी की स्केचिंग से या फिर हमारी नेचुरल स्केचिंग से बिल्कुल डिफरेंट रहती है। तो करैक्टर में कोई भी करैक्टर सेम नहीं रहता। पहली चीज़ तो इनको सिर्फ एक फॉर्म दी गई है, एक बॉडी जो है ये हमारी ह्यूमन बॉडी का ही पार्ट लग रहे हैं कि इसी तरीके से उसको थोड़ा सा और पावरफुल करने के लिए, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए एक्स्ट्रा मसल्स दिखाए गए हैं। यानी कि जो भी कट हम मसल्स में देखते हैं वो चीज़ें थोड़ी सी एक्स्ट्रा दिखाई गई हैं। तो इनके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है कि जब भी आप करैक्टर डिज़ाइनिंग करते हैं, जब भी आप कोई ऐसी स्केचिंग करते हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी सी एक्स्ट्रा लगती हैं।
अभी यहाँ पे हम वो फॉर्म नहीं ले सकते जो कि बॉडी में रहती है, कि हमारा फेस के अकॉर्डिंग कितने पार्ट हमारी बॉडी के रहते हैं, ये चीज़ों से ये बाहर आ जाती है चीज़ें, राइट। जैसे फेस है, तो अगर बॉडी को हमने बड़ा बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, पावरफुल बनाना है, तो हम फेस का जो आकार है, जो उसकी स्कल का आकार है, वो हम छोटा कर देते हैं ताकि जो बॉडी है वो थोड़ी सी बड़ी लगे, राइट। तो ये शोल्डर्स मसल्स या फिर ट्राइसेप, ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा दिखाई गई हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम ये काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं कोई भी बेसिक ड्राइंग या फिर ज्योमेट्रिकल फॉर्म नहीं ले रहा, हालांकि इसकी ज़रूरत हो सकती है जब भी हमें करेक्ट बनाना है, बिल्कुल एग्जैक्ट बनाना है। अगर मैं बिना देखे ये चीज़ बनाऊंगा तो मैं कोई भी चीज़ की फॉर्म नहीं ले सकता, ज्योमेट्रिकल फॉर्म नहीं लूँगा, या फिर ज़्यादा सोचूंगा नहीं, राइट, तो फास्ट बनाऊंगा। अभी मैं रेफरेंस इसलिए रखी गई है क्योंकि उस चीज़ को देख के हम समझ सकें कि अगर कोई भी हम अपने आप से कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें उसमें ध्यान रख सकते हैं। तो स्टडी ज़रूरी है। कभी भी आप किसी भी चीज़ को अगर सीखते हैं तो पहले जो भी रेफरेंस है पास में, जो भी आपको बनाना है, स्केच बनाना है, जहाँ कर करैक्टर बनाना है, तो उनको समझना है कि किस तरीके से हम कोई फॉर्म बना सकते हैं, ऐसा कोई करैक्टर बना सकते हैं। बिल्कुल बेसिक्स पार्ट जो हैं वो रहते हैं हाईलाइट और शेडिंग के, जैसे मैं साथ के साथ शेडिंग कर रहा हूँ, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है आपके मॉडल को, जो साथ के साथ फॉर्म देना, साथ के साथ शेडिंग करना उसको हल्की हल्की से। और जब भी हम बेसिक में बात करते हैं तो पहले आपको पूरी ड्राइंग करनी होती है, फिर आपको जो फॉर्म रहती है उसको प्रॉपर बनाना रहता है, फिर उसके बाद आपने शेडिंग का टाइम आता है जब भी आप लाइट एंड शेड देते हैं। तो मतलब स्टेप्स ये हैं, जब भी आप कोई एडवांस काम कर रहे हैं, जब तक आपको नॉलेज नहीं रहती तब तक आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। आपको बेसिक सीखना होगा, फिर ये चीज़ें आपको बड़ी ईजी लगती हैं। जैसे मैंने काफ़ी सारे स्केचेस ऐसे बनाए होंगे, बिना देखे भी बनाए हैं, देख के भी बनाए हैं, बहुत सारे करैक्टर्स डिज़ाइनिंग में रखे हैं, राइट। तो वो चीज़ें जो है मुझे हेल्प करती हैं इन चीज़ों को समझने में। अगर आप ऐसी स्केचिंग करते हैं, आपको ये चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती हैं, तो आप बड़े अच्छे से बना सकते हैं। आप 10-12 स्केचेस बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका फेस छोटा रखेंगे, बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो बड़े रखेंगे, या फिर एक्स्ट्रा मसल्स रखेंगे, राइट। तो किसी भी चीज़ को बनाने से पहले हमें बेसिक्स जानना होता है। जैसे हम ह्यूमन बॉडी की स्टडी करते हैं तो मसल्स वही हैं, लगभग वही चीज़ें हैं, वही मसल्स हैं, वही बॉडी है, लेकिन हम एक किसी करैक्टर में उसको डाल रहे हैं। वही हैंड है, हैंड की शेप्स हैं, ट्राइसेप, बाइसेप, शोल्डर, चेस्ट, फेस का एंगल्स, खड़ने का तरीका, ये वही चीज़ें हैं। लेकिन आपको अगर किसी करैक्टर में रखना है इसको, तो आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। एक्स्ट्रा मतलब जैसे हैंड्स हैं तो हल्के से लेग्स से थोड़े से बड़े रखे हैं, यानी कि पावरफुल जो चीज़ बनाई गई है वो इसके हैंड बनाए गए हैं, राइट। तो हैंड में कितनी पावर हो सकती है उसको इसने मोटाई में रखा है, उसके मसल्स एक्स्ट्रा बनाए हैं। और जो इसका ऊपर वाला पार्ट है, चेस्ट वाला पार्ट, वहाँ पे देखो आप कितना स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। हैंड्स जो हम ड्रा कर रहे हैं ये ह्यूमन हैंड ही हैं, जैसे हम नॉर्मल फिगर के हैंड्स बनाते हैं अपने, तो उसी तरीके से बैलेंस है, लेकिन ये एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, राइट। यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर पकड़ी हुई है तो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से पकड़ी गई है, उसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं। कुछ भी इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ हम करते आ रहे हैं, बॉडी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बॉडी की फॉर्म बना रहे हैं, ज्योमेट्रिकल फॉर्म बना रहे हैं, लाइट एंड शेड कर रहे हैं, मसल्स बना रहे हैं, तो वही चीज़ों का एक कॉम्पोजिशन है। यहाँ पे आप सारी चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप किसी करैक्टर को एक लुक दे रहे हैं, मतलब एक कोई इंसान भी अगर होता है तो उसका भी यही बॉडी पोर्शन रहता है, लेकिन उसको थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं। जैसे बाजू इसकी थोड़ी सी बड़ी कर दी, राइट, मसल्स थोड़े एक्स्ट्रा बनाए हैं, खड़ने का तरीका जो है वो बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग तरीके का है, एक स्टाइल है, जैसे कोई योद्धा, जैसे कोई लड़ाई करने के बाद या फिर पहले रेडी होता है, इस तरीके से लुक रहती है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो पूरी कंपोजिशन में काम करती हैं हमारे। तो इनको आपको थोड़ा सा स्टडी करना होगा, 10-12 स्केचेस करेंगे तो बड़े अच्छे से ये चीज़ें आपको हैंडल करनी आ जाएंगी। आपकी लाइनिंग जो है वो
थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे शेड कर रहा हूँ तो शेडिंग का कोई भी तरीका नहीं है। फ्री हैंड जो स्केच स्टाइल है, अभी यहाँ पे मैं कोई रेंडरिंग नहीं कर रहा हूँ, इसमें कोई हैचिंग या क्रॉस हैचिंग नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं एक वैल्यूज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ, जो कि डार्क एंड लाइट दो जो टोन्स हैं उसमें काम कर रहा हूँ, राइट। मुझे कहीं पे मुझे एक्स्ट्रा डार्क करना है तो मैं एक्स्ट्रा डार्क अभी फ़िलहाल नहीं कर रहा, लाइट रख रहा हूँ, यानी कि डार्क वाली टोन्स रख रहा हूँ। यहाँ पे अभी काफ़ी डार्क है, लेकिन फिर भी एकदम से मुझे डार्क नहीं करना। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें काम करती हैं। अभी जो पेंसिल को शेडिंग के तरीके से हम काम कर रहे हैं, शेडिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्रॉस हैचिंग, हैचिंग ये वाली चीज़ें एक साइड रहती हैं। कभी भी कोई करैक्टर डिज़ाइनिंग में ले लो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट में लगा लो, तो वहाँ पे आपका स्टाइल जो मर्जी हो, लेकिन अगर आपकी शेडिंग सही आ रही है, आपकी वैल्यू सही आ रही है, आपको लाइट एंड शेड की नॉलेज है, तो तब आपका स्केच परफेक्ट लगने लगता है। यानी कि जैसे हम देख रहे हैं कहाँ पे डार्क है, कहाँ पे लाइट है, हल्का सा इसको मैनेज कर रहे हैं। तो उस तरीके से आपको वैल्यूज़ देखनी पड़ेगी कि कहाँ पे मुझे डार्क करना है, कहाँ पे लाइट करना है। वो चाहे आपका क्रॉस हैचिंग हो सकता है या फिर हैचिंग हो सकता है, वो एक स्टाइल है। मैं पिछली वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी कि जो स्टाइल है हमारा, वो क्रॉस हैचिंग या हैचिंग रहता है या फिर स्टिपलिंग, डूडलिंग, ये सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन स्टाइल को हम शेडिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते। शेडिंग, कलर्स वैल्यू, ये चीज़ें अलग हैं, और कोई हैचिंग एंड क्रॉस हैचिंग वो एक चीज़ अलग है। कई बार हम चीज़ों को कंफ्यूज कर लेते हैं, ये चीज़ें समझ नहीं पाते कि हम शेडिंग कर रहे हैं या क्रॉस हैचिंग में फिक्स हो रही है चीज़ें। क्रॉस हैचिंग, हैचिंग एक स्टाइल है, हम किसी भी स्टाइल में काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं पेंसिल चला रहा हूँ तो कोई भी स्टाइल नहीं है, इसको हम फ्री स्टाइल बोल सकते हैं। जैसे मुझे डार्क करना है तो मैं डार्क कर रहा हूँ, कैसे भी पेंसिल चलाऊँ मैं, चाहे हैचिंग में चलाऊँ या क्रॉस हैचिंग में या कुछ भी करके मैं डार्क चला रहा हूँ, राइट। लेकिन एक जो वैल्यू है वर्क की, वो मैं यहाँ पे डिसाइड कर रहा हूँ, मेन चीज़ मेरी वो है। तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना स्टाइल और शेडिंग के बीच में। स्टाइल अपनी जगह है और कोई भी वैल्यूज़ है कलर की, डार्क एंड लाइट जो शेड्स हैं, वो एक अलग चीज़ है। अभी देखो, ये जो स्केच बना है, एक करैक्टर जो बना है, ये बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। एक वैल्यू रखी है जो कि हल्की सी मैंने शेड रखी है, राइट। अभी हाईलाइट और हमारी मिडल टोन जो भी है वो हमने डिसाइड किया है। उसके बाद टाइम आता है हमारी डिटेलिंग का। जब भी आप कोई काम करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप रखेंगे तो बहुत आसान तरीके से उसको फाइनल कर पाते हैं। हम ज़्यादा गलती क्या करते हैं, हम किसी चीज़ को पहले ही फाइनल करते आते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ एक बार में फाइनल नहीं करनी, उसको 2 या 3 स्टेप में या फिर 4 स्टेप में हमें कंप्लीट करना होता है। जैसे पहले ड्राइंग है तो बेसिक्स आता है, फिर उसके बाद हम शेप बनाते हैं, फिर उसके बाद उसकी डिटेलिंग में आते हैं। फिर शेडिंग है तो जैसे मैंने पहले टोन्स लगाई है बिल्कुल हल्की सी, अब मैं हल्की सी डिटेलिंग और टोन्स दोनों के ऊपर काम कर रहा हूँ। जहाँ मुझे डार्क लग रहा है वहाँ पे मैं हल्का सा डार्क दे रहा हूँ करैक्टर के ऊपर। जैसे एक साइड लाइट है, आपको दिख रहा है, राइट, वो ग्रीन शेड की है, उसका स्किन टेक्सचर जो दिया है वो ग्रीन शेड का दिया हुआ। यहाँ पे हम वाइट को रखा हुआ वैल्यू में, तो जहाँ पे हमें एक्स्ट्रा काम लग रहा है वहीं पे हम काम कर रहे हैं। जहाँ पे हमें डार्क लग रहा है वहाँ पे हम डार्क कर सकते हैं, और जहाँ पे कोई शार्प लाइन दिख रही है तो वहाँ पे हम शार्प लाइन दे सकते हैं। यानी कि बाद का ये काम है। जब भी आप कोई भी स्केच बनाते हैं तो आपको पहले बेसिक्स फॉर्म्स लेनी ज़रूरी है, आपको धीरे धीरे उसको शेड करना है। और शेडिंग को 2 तरीक़ों में, 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने लाइट रखा है और डार्क रखा है, उसके बाद हमें जो शेड्स हैं वो ऐड करनी है धीरे धीरे। तो आपका जो स्केच है या फिर कोई भी कंपोजिशन है, या फिर कोई पोर्ट्रेट बना रहे हैं, कुछ भी, तो उसमें स्मूथनेस रहती है, एक सॉफ्टनेस रहती है। और जितनी शेड्स आप लगाएंगे उसमें, जितने आप टोन्स उसमें फिल करेंगे, तो उतनी ही चीज़ें सॉफ्ट बनेंगी, उतनी ही आपको नॉलेज आएगी। तो ये चीज़ें कवर करने के लिए ज़रूरी है। अभी हल्की हल्की जो डिटेलिंग है वो इसमें ऐड कर रहे हैं, तो उसी से आपका जो स्केच है प्रॉपर वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि कभी भी आप स्केचिंग करो तो एक सिंपल स्केचिंग से बाहर निकलना ज़रूरी है। जो भी चीज़ें आपको आती हैं, जो भी आप कर रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट ज़रूर है, लेकिन अपनी स्केचिंग में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए कुछ ऐसे करैक्टर्स बनाना, कुछ फेस का कुछ डिज़ाइनिंग करना, कुछ उनको अपने तरीके से लुक देनी, कुछ इमेजिनरी स्केचेस करने, कुछ अपने तरीके से कोई कंपोजिशन क्रिएट करनी, या फिर कुछ भी किसी स्केच को लेके
या फिर जैसे हम इसको देख रहे हैं तो इसमें बहुत सारे चेंजेस कर दें, किसी के सींग लगा दिए, किसी के पंख लगा दिए। मतलब अपने अकॉर्डिंग जो चीज़ें हम ऐड करते हैं तो उसी से आपकी इमेजिनेशन बनी रहती है। आपकी जो थिंकिंग है किसी कैरेक्टर्स के बारे में बिल्कुल सेम ना होके चेंज होती रहती है। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं आपकी इमेजिनेशन बढ़ाने के लिए, स्किल बढ़ाने के लिए, जो हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी अगर सोचा जाए तो ये स्केच लगभग बन चुका है, जैसे हम स्टडी कर सकते हैं उतना हमने कर लिया है। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा-सा आगे का बता देता हूँ। जैसे बहुत सारी छोटी चीज़ें, माइनर चीज़ें जो हमें साइडों पे दिखती हैं, जैसे ये वाली डिटेलिंग है हल्की-हल्की, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं बाद में। जब भी आपका पूरा स्केच बन जाता है, प्रॉपर आप काम कर लेते हैं, उसके बाद ये माइनर चीज़ें जो थोड़ी-थोड़ी डिटेलिंग वाली चीज़ें हैं, उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। यानी कि बड़ा ही पेशेंस वाला काम है, बाद में आप बड़े आराम से इसको जितना मर्ज़ी शार्प कर सकते हैं। जो भी आप स्केचेस देखते हैं बहुत डिटेलिंग वाले, तो एक ही बार में किसी एक चीज़ की डिटेलिंग नहीं होती। हमें पहले पूरे ड्राइंग्स को लेके चलना होता है, धीरे-धीरे हम उसकी शेड्स करते हैं, धीरे-धीरे उसको हम बैलेंस में लेके आते हैं सारी चीज़ों को। फिर हमें प्रॉपर पता चलता है कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे, कितनी एरिया में बन रही है, क्या-क्या चीज़ें हमने ऐड करनी है। वो सारी चीज़ें एक साथ मैनेज हो जाती हैं। उसके बाद आपको जहाँ पे डार्क करना है या फिर हाइलाइट देनी है, आप इरेज़र यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे एक्स्ट्रा शार्प करना है या फिर ये जैसे मैं हल्की-हल्की डिटेलिंग और कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, तो ये आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से काम कर सकते हैं। मतलब आपका जो वे है वो ये होना चाहिए कि आपको बेसिक से लेके जब भी डिटेलिंग की तरफ आते हैं तो कुछ इस तरीके से बोल्ड भी रहता है वर्क, और आप उसमें डिटेलिंग भी ऐड करते रहते हैं। तो ये जितना मेरे पास पेंसिल डार्क चल रही है, मैं उसके अकॉर्डिंग ये काम कर रहा हूँ। लेकिन कोई भी चीज़ आपने देखी होगी, मैंने एक ही बार में फाइनल नहीं की उसको। तो धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को फाइनल करते हैं। ऐसे ही एक और स्केच मैंने लिया है, जैसे ये एक रेफ़रेंस है। मैं आपको पहले भी बताया होगा, ये जो रेफ़रेंस मैं देख रहा हूँ, ये पिंटरेस्ट ऐप से ली है। कोई भी आप सर्च करेंगे कैरेक्टर्स, तो आपको मिल जाते हैं। आपने काफ़ी स्केचेस सर्च किए होंगे पहले, वैसे ही कोई भी चीज़ आप लिख सकते हैं, फिगर ड्राइंग, या फिर ये मुझे लगता है एआई से जनरेट की गई फ़ोटोज़ हैं, मतलब कुछ पिक्चर्स हैं, और जैसे डिजिटल वर्क जैसे होता है वैसे बना हुआ है। तो आप इसी तरीके से कोई भी स्केच ले सकते हैं कैरेक्टराइज़ करने के लिए। और मेन चीज़ ये रहती है कि मैं कोई भी ये चीज़ इसलिए ले रहा हूँ आपको दिखाने के लिए भी, कि हम किसी रेफ़रेंस से काम किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये बिना देखे या फिर अपने अकॉर्डिंग चीज़ें हम ऐड भी कर सकते हैं इसमें, और कुछ चीज़ें हटा भी सकते हैं। और ये चीज़ें रखनी होती हैं, क्योंकि कई बार हमारे माइंड में होता है कि हमें बिल्कुल जो रेफ़रेंस मिली है, हम उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मैनेज करनी है, बिल्कुल सेम टू सेम बनाना है। लेकिन जब भी आपको कोई इमेजिनरी काम बीच में लेके आना है, यानी कि अपनी थिंकिंग से कुछ चीज़ें उसमें ऐड करनी हैं, तो वहाँ पे आपको देखना होगा कि हमारे पास स्केच कैसा है, किस तरीके के उसके फीचर्स हैं, या फिर कोई एंगल कैसा है। उसी के अकॉर्डिंग हम उसके ऊपर और काम कर सकते हैं, अपने तरीके से काम कर सकते हैं। यानी कि एक सिंपल सा तरीका ये है कि आपको स्टार्टिंग में अगर इमेजिनेशंस फिगर नहीं आ रही, या फिर आप ज़्यादा सोच नहीं पा रहे हैं, किसी चीज़ को बनाने में ज़्यादा दिक्कत आती है, तो हमारी पहले स्टडी होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम 10-12 स्केचेस बनाएँगे किसी को देख के, उसके बाद हमें वैसी चीज़ें मिलेंगी, अपने माइंड में वैसी चीज़ें आती हैं कि हमने जो स्टडी की है वो ये था। उसमें सारे स्केचेस में से कोई 1-2 चीज़ें आपको याद रहती हैं, 1-2 चीज़ें आपकी बेस्ट जो होंगी वो आपको मेमोरी में शिफ्ट हो जाती है। तो वहाँ से थोड़ी-सी चीज़ निकल के आती है जो आपकी इमेजिनेशन में काम आती है। यानी कि ये स्केचेस मैंने बहुत सारे पहले भी किए होंगे स्टडी, क्योंकि ये स्केचिंग रेगुलरली मैं करता रहता हूँ। जब भी मेरा टाइम मिलता है, जब भी मुझे वक़्त मिलता है इस तरीके का काम करने के लिए, तो मैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे लगता है कि शेयर करनी चाहिए मैं आप लोगों के लिए, थोड़ी-सी वीडियो बना लेते हैं। तो कुछ स्टडी इस तरीके की है कि कोई भी चीज़ अगर मैं बनाता हूँ, तो मुझे लगता है मैंने काफ़ी टाइम उसको ट्राई किया होता है, काफ़ी बार उसको बनाया होता है, और कुछ चीज़ें मुझे सिमिलर लगती हैं, जैसे ये फिगर्स हैं, तो मैंने पहले भी बहुत बनाई होंगी। लेकिन अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं, बना के देख रहे हैं, तो एक तरीके से कर रहे हैं
थोड़ा सा समझ के कर रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ इमेजिनेशंस मैं नहीं डाल रहा हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं एक्स्ट्रा कर रही। लेकिन कभी भी आप किसी करैक्टर को इस तरीके से बनाते हैं, तो ये एक टेक्नीक मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं। जो इमेजिनेशंस फिगर रहती है हमारी, उसमें सिर्फ़ आपको स्केचिंग करनी है। काफ़ी सारी रेफ़रेंस को इकट्ठा करके उसको आप देख के बना सकते हैं पहले। उसके बाद अपनी खुद की थॉट से आप जब फिगर्स बनाएँगे तो चीज़ें वही होंगी। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला है कि ये नॉर्मल फिगर्स ही लग रही है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बनाई गई हैं। जैसे पहले भी एक फिगर थी, कुछ अजीबोगरीब फेस था, कुछ कैरेक्टर्स ऐसा था, ठीक है? यहाँ पे भी वही चीज़ है जो हमारी ह्यूमन बॉडी में रहती है नेचुरल, लेकिन जो मसल्स हैं या फिर शेप है हल्की-फुल्की बढ़ा-चढ़ा के बनाई गई हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ये एक करैक्टर बना हुआ है। यानी कि इनकी कुछ एक्स्ट्रा स्टडी नहीं मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूज़न बढ़ जाती हैं। जब हम किसी भी स्टडी को कैटेगरीज़ में डालते रहते हैं अलग-अलग, तो किसी भी कैटेगरी में डालने से पहले हमें उनका फ़र्क जान लेना चाहिए कि इनमें फ़र्क क्या आता है। जैसे फ़र्क की ये चीज़ है कि जैसे पूरी फ़िगर मैं देख रहा हूँ तो बैलेंस वही है जैसे हम नॉर्मल फ़िगर बनाते हैं। मसल्स भी वैसे ही हैं, वहीं पे ही कट आ रहा है, ये शोल्डर देखिए अब वहीं पे ही आ रहा है, ठीक है? लेकिन अगर हम यहाँ पे एक्स्ट्रा बना रहे हैं तो वो एक शेप को बड़ा कर रहे हैं हम। कोई करैक्टर्स को चेंज करती हैं चीज़ें, तो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें सारी मिला-जुला के हम किसी करैक्टर को क्रिएट करते हैं। यानी कि आपको ज़्यादा किसी कैटेगरी की ड्राइंग्स या फिर किसी कैटेगरी की स्केचिंग या फिर इस तरीके का कोई काम नहीं मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि आपकी जो भी स्केचिंग रहेगी, जो भी आपका वर्क रहेगा, उसको आप थोड़ा-थोड़ा चेंज करके किसी भी शेप में आप डाल सकते हैं। जैसे ये एक प्रॉपर फिगर्स जो नॉर्मल फिगर है वही हमें लग रही है। लेकिन जो मसल्स हैं या फिर हैंड्स देखिए आप कितने स्ट्रॉन्ग बनाए गए हैं, ठीक है? यहाँ पे चेस्ट को बहुत ब्रॉड किया गया है, ठीक है? फेस को हल्का-सा छोटा कर दिया गया है मसल्स के अकॉर्डिंग टू फिगर। तो आपको ये लग रहा है कि फिगर्स जो इसके मसल्स हैं बहुत ब्रॉड हैं, ठीक है? एक ताकतवर मतलब लग रहा है पूरा फिगर। और दूसरी साइड आप देख रहे हैं तो फेस छोटा है। फेस के अकॉर्डिंग जब हम फिगर को देख रहे हैं, तब हमें लग रहा है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर यहाँ पे मैं फेस थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ उसका, तो ये फिगर कमज़ोर लगेगी चाहे मसल्स कितने बड़े ही बना लो। तो ये छोटी-छोटी चीज़ों से एक कंपोज़िशन की तरह काम करती हैं जब भी हम कोई ऐसी स्टडी करते हैं। मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी भी चीज़ों को सोचने से पहले, बनाने से पहले या फिर किसी भी स्टडी करने से पहले हमें उसको अच्छे से नॉलेजेबल करना होगा, नॉलेज लेनी होगी उसके बारे में कि इसमें फ़र्क क्या है। हम किसी कैटेगरी को डाल देते हैं बहुत जल्दी। कोई भी हम स्टडी करते हैं, किसी चीज़ को पढ़ते हैं या फिर किसी का काम देखते हैं, जब जो भी जितनी जो नॉलेज है किसी को तो वो अपने तरीके से बताता है, जो भी स्टडी करता है। तो मेरी नॉलेज में ये चीज़ें रहती हैं क्योंकि मैं चीज़ों को कंपैरिज़न करता हूँ, ना कि उनको अलग-अलग कैटेगरी में डाल देता हूँ। मुझे जो स्टडी लगती है वो यही चीज़ है कि हम एक ही कैटेगरी की स्केचिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ा-सा बड़ा कर दिया, कहीं पे छोटा कर दिया, जहाँ पे फेस बड़ा कर दिया तो हमें कैरिकेचर लगने लग जाता है। यहाँ पे हम फेस छोटा करके ब्रॉड कर दें तो एक स्ट्रॉन्ग फिगर्स अलग करैक्टर लग रहे हैं। मतलब चीज़ वही है, फेस देखोगे तो प्रॉपर फेस है, फिगर देखेंगे पूरे मसल्स ये दिख रहे हैं अब, तो वो भी एक प्रॉपर तरीके से आपको दिख रहे हैं। लेकिन मेनली चीज़ कहाँ पे आ रही है, जब भी इन चीज़ों को जोड़ के हम एक फिगर बना रहे हैं, तो एक कंपोज़िशन की तरह एक करैक्टर बन जाता है। तो छोटी-छोटी चीज़ें ही हैं जो हमने ध्यान में रखनी है। जैसे यहाँ पे करैक्टर को बड़ा स्ट्रॉन्ग या फिर एक योद्धा दिखाने के लिए कुछ ऐसे कपड़े या फिर ऐसी ड्रेसिंग उनको दी गई है, ठीक है? जैसे इनका हैंड है तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड है, तो उसको किस तरीके से उन्होंने मैनेज किया हुआ है। जो कमज़ोर इंसान होगा तो उनके खड़ने का स्टाइल कुछ और होगा। तो यहाँ पे एक बॉडी बिल्डर जो कि अच्छे मसल्स वाले जैसे खड़ते हैं, उनका एटीट्यूड खड़ने का, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो इसको मैनेज करके रखती हैं। तो एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे पोर्ट्रेट या फिर फिगर या फिर कोई भी चीज़ है, तो कंपोज़िशन बोलते हैं कई स्टूडेंट कि 2 फिगर्स आ गई, कंपोज़िशन बन गई। लेकिन जहाँ पे क्या चीज़ है, हमें कंपोज़िशन हर एक जगह पे आपको मिल जाएगी।
एक पोर्ट्रेट में भी एक कंपोजिशन होती है, एक्सप्रेशन में भी कंपोजिशन होती है, कलर्स की कंपोजिशन होती है, राइट? ज़रूरी नहीं है कि 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को हम कंपोजिशन बोलते हैं, उनको मैनेज करने के तरीके को हम कंपोजिशन बोलते हैं। तो ये एक थ्योरी है जो कि हमें देखा जाता है या फिर पढ़ाया जाता है हमें कुछ इस तरीके से कि 2 से ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं उनको आप अच्छे से मैनेज करके रखते हैं तो उनको एक कंपोजिशन की तरह बोला जाता है, उसको समझा जाता है। तो यहाँ पे हम क्या चीज़ देख रहे हैं, प्रैक्टिकली हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई एक चीज़ नहीं है। मसल्स रहे हैं, उसका फेस एक्सप्रेशन रहा है, उसके खड़ने का स्टाइल रहा है, तो ये अपने आप में एक कंपोजिशन है। आप कभी भी कोई पोर्ट्रेट बनाते हैं तो पोर्ट्रेट की अपनी एक कंपोजिशन होती है कि उसके फेस में फीचर्स कैसे आ रहे हैं, नोज आईज लिप्स किस तरीके से उस पर मैनर्स हैं, क्या एक्सप्रेशन आ रहे होंगे, क्या लाइट एंड शेड्स आ रही हैं, उनकी क्या कंपोजिशन रहेगी। आपको टोन्स दी हैं, आपने फिल किए हैं उसमें, तो वो ये भी एक कंपोजिशन की तरह काम करेगी। एक भी चीज़ अगर इधर उधर होती है तो आपका पूरा फिगर जो कि मैं अभी बना रहा हूँ, तो अगर 1-2 चीज़ें हमने इधर-उधर कर दी तो फिर भी वो आपकी पूरी कंपोज़िशन से जैसे एक चीज़ निकाली गई है, उसी तरीके से ये इतना ही डिस्ट्रैक्ट करती है, चीज़ों को ख़राब करती है। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं कि प्रॉपर कंपोज़िशन वही रहती है जिसमें सारी चीज़ें मैनेज हो, एक बैलेंस तरीके से हो। लेकिन कंपोज़िशन ऐसा है कि पूरी चीज़ को मैनेज कर देती है। अगर एक फ़िगर है, तो एक फ़िगर नहीं है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ों से जुड़ के बनी है एक फ़िगर, इसलिए हम इसको कंपोज़िशन बोल सकते हैं प्रॉपर फ़िगर को। तो मेनली ये है कि आपको कभी भी कंपोज़िशन या फिर एक फ़िगर को सिंगल फ़िगर बोलना या फिर ऐसी चीज़ें डिवाइड नहीं करनी। मैं हर एक चीज़ को इस तरीके से बता रहा हूँ आपको कि आपको समझ आए चीज़ों को मैं किस लेवल से सोच रहा हूँ। क्योंकि इसे समझने में जितनी प्रॉब्लम रहती है हमारी, तो बनाने में उससे ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम चीज़ों को जितना समझेंगे, जितना ऑब्ज़र्व करेंगे, उतना ही अच्छे से हम ड्रॉ कर सकते हैं, उतना ही अच्छे से हम किसी वाटर कलर में या ऑयल पेंट में या किसी और मटेरियल में कर सकते हैं। क्योंकि सारी चीज़ों को इकट्ठा करके ही कोई एक चीज़ बनती है। तो ये चीज़ें मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ थोड़ी-सी कंपोज़िशन के बारे में, क्योंकि हम कभी भी अगर एक पोर्ट्रेट के बारे में सोचेंगे तो पूरी फिगर नहीं बना पाएँगे, हमारा ध्यान पूरा पोर्ट्रेट पे रह जाएगा, तो हमारी फिगर कहीं न कहीं बैलेंस नहीं रहेगी, कहीं न कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी। अगर हम प्रॉपर फिगर्स को देख के चल रहे हैं, कई बार हम पोर्ट्रेट पे ध्यान नहीं देते, तो तब भी प्रॉब्लम होती है। यानी कि आपको पूरा देखना होगा कि आपका फेस कितना बड़ा बन रहा है, आपकी फिगर कितनी बड़ी बन रही है। जैसे मैंने पहले जेस्चर लिया है, तो 2-3 चीज़ें हैं जो इसी तरीके से काम करती हैं। आपको प्रॉपर उसको स्टडी करना होगा, प्रॉपर उसको देखना होगा। जैसे मैं जो चीज़ें बताई हैं वो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है, जैसे मैं काम करता हूँ। तो वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बहुत आसान लगेगा, इस तरीके से देखेंगे काम को, समझेंगे तब बनाएँगे, तो बड़ी आसानी रहेगी काम करने के लिए। और इसकी डिटेलिंग देखो, जैसे अभी हम कुछ-कुछ पैचेस कर रहे हैं, तो वहाँ से हमें थोड़ी-सी डिटेल और मिल रही है, जहाँ पे मुझे डार्क करना है तो मैं बाद में ही कर सकता हूँ। प्रॉपर स्केच जब भी आपका बन जाता है, कुछ इस तरीके से मैनेज हो जाता है। मतलब आपको ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल सेम टू सेम बनाना है। मतलब जब भी हम स्टडी में रखते हैं तो कुछ चीज़ें बोल्ड रखते हैं, कुछ चीज़ें हमारी स्टडी के अकॉर्डिंग रखते हैं, और जब भी कुछ ज़्यादा डिटेलिंग में करना है तो उसके ऊपर अब हम डिटेलिंग कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी है कि कहाँ पे क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं, जो मैंने पहले भी बताया है। तो उसके बाद अभी देखिए कितनी डिटेलिंग वहाँ पे है, कितनी शार्पनेस है, वो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं बड़े आराम से। तो ये मेरा टेक्नीक था जो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ इस तरीके से कि आपको जो भी लाइन वर्क कर रहे हैं, जो भी रैपिड स्केचेस कर रहे हैं या फिर बिल्कुल रफ स्केचिंग कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं। तो कुछ ये टेक्नीक्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी स्केचिंग में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स लीजिए जो आपको पसंद हैं, जो कि मसल्स रहेंगे या फिर कार्टून्स रहेंगे, कुछ भी एनीथिंग। लेकिन स्टिल स्केचिंग करेंगे तो स्टिल स्केचिंग ही करते रहेंगे। आपकी स्केचिंग में वो स्टिलनेस आ जाएगी, आप ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएँगे। तो कोशिश कीजिए अपनी कम्फर्ट ज़ोन से निकल के थोड़ा-सा स्केचिंग कीजिए, कुछ अच्छा ऐसा कीजिए कि जो आपको नहीं आता उसके ऊपर ट्राई कीजिए। जैसे आपको ये कैरेक्टर्स अभी तक नहीं स्केच किए तो करके देखिए
क्योंकि अगर 2-4 बार 10 बार आपने ट्राई किया तो ये चीज़ें बहुत आसान लगेंगी, बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी स्केचिंग के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।